अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन सीरीज़ के आखिरी लेक्चर यानी लेक्चर 3 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस रिवीजन सीरीज़ के आखिरी लेक्चर में हम मज़ीद कुछ डिफ़िकल्ट एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। चले हम अल्लाह का नाम लेकर सीखना शुरू करते हैं। पहली एंट्रीज़ है 34 में विड्यू गुड्स कॉस्टिंग $300 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी हम गुड्स निकाल रहे हैं बिज़नेस में से फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो कोई भी चीज़ बिज़नेस में से निकाली जाए पर्सनल यूज़ के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ड्राइंग वुड डिक्रीज़ द कैपिटल। तो देखें, कैपिटल डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन कैपिटल का वर्ड हम यूज़ नहीं करते। कैपिटल किस वजह से डिक्रीज़ हो रहा है उसका रीज़न लिखते हैं। तो ड्राइंग डेबिट 34, ड्राइंग डेबिट 300। अच्छा, अब आप देखें गुड्स निकाल लें। हम क्या निकाल लें? गुड्स को विड्रू कर रहे हैं। अब रूल ध्यान में रखें, अगर कैश निकालेंगे, अगर बिज़नेस में तो कैश घट जाएगा, बिज़नेस में तो कैश क्रेडिट होगा। अगर हम फर्नीचर निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से, तो फर्नीचर घट जाएगा बिज़नेस में, तो हमने फर्नीचर को क्रेडिट करना है। और जब भी गुड्स निकालेंगे हम पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम निकाल लें, तो हमेशा याद रखना, आपने गुड्स को क्रेडिट नहीं करना, आपने परचेजेस को क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है? परचेजेस को। तो हम परचेज़ को क्यों, गुड्स को देखें, गुड्स का वर्ड तो कभी हम इस्तेमाल करते नहीं है। गुड्स के बढ़ने और घटने का रीज़न लिखते हैं, परचेज़ या सेल रिटर्न या सेल्स और परचेज़ रिटर्न। तो जब भी गुड्स की ड्राइंग होगी पर्सनल यूज़ के लिए फ्रॉम बिज़नेस, तो आपने परचेज़ को क्रेडिट करना है। ये आगे जाके और क्लियर होगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान में बैठा लें, जब भी गुड्स की ड्राइंग होगी पर्सनल यूज़ के लिए, यू मस्ट क्रेडिट परचेजेज अकाउंट। 35, कंप्यूटर्स खरीद रहे फॉर रीसेल। अब अगर फर्स्ट करें, देखें रीसेल नहीं लिखा हुआ है, फॉर रीसेल नहीं लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर का ख़रीदना बाइंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स और बाइंग ऑफ फिक्स एसेट्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर फॉर रीसेल नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यू आर बाइंग नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। अब कंप्यूटर्स फॉर रीसेल लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स फॉर रीसेल लिखा हुआ है, इसका मतलब है, हमेशा ध्यान में रखें, ये जो कंप्यूटर्स ख़रीद रहे हैं इसको हमने बेचना है। तो इसका मतलब है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू बाइंग ऑफ गुड्स, ये गुड्स के ख़रीदने के बराबर हो गया। तो गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है बिकॉज यू आर बाइंग, आप परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ डेबिट। अब कंप्यूटर्स डेबिट नहीं करेंगे, परचेज़ डेबिट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर फॉर रीसेल है, तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू बाइंग ऑफ गुड्स, परचेज़ डेबिट। अच्छा, किससे ख़रीद रहे हैं? अली ब्रदर्स से। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कस्टमर इज़ मेंशन्ड, जस्ट राइट द नेम ऑफ कस्टमर और सप्लायर। तो अली ब्रदर्स से ख़रीद रहे हैं, इसको पेमेंट करनी है, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, अली ब्रदर्स $5,000। 36, paid to Ali Brothers $4,900 and received discount। तो हमने अली ब्रदर्स को पेमेंट कितनी करनी थी? हमें अली ब्रदर्स को पेमेंट कितनी करनी थी? तो देखें लिखा हुआ है, हमने पेमेंट करनी थी $5,000। हमने पेमेंट कितनी की? $4,900।
$100 हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब देखिए एंट्री क्या होगी। पेमेंट करने से हम पहले क्रेडिट पर हमने अली ब्रदर से ख़रीदी थी, अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी इधर बढ़ नहीं रही है, हमारी लायबिलिटी घट रही है। लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अली ब्रदर्स डेबिट। अच्छा, अब लायबिलिटी हमारी 4900, हमारी टोटल हम कितना ओ कर रहे थे अली ब्रदर्स को, $5000। तो हमारी टोटल लायबिलिटी जो घट रही है वो $5000 से हो रही है। द बर्डन ऑन शोल्डर इज़ डिक्रीजिंग विथ अस बाय $5000। अच्छा, जबकि पेमेंट कितनी हो रही है, पेमेंट हो रही है, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश घट रहा है बिजनेस में से, तो कैश डिक्रीजेज बाय $4900। अब कैश कितना, आप यकीनन $100 कम पेमेंट कर रहे हैं तो $100 डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो दैट इज़ इनकम। डिस्काउंट का मिलना दैट इज़ इनकम, डिस्काउंट का देना दैट इज़ एक्सपेंस। इनकम इंक्रीजेज यानी रेवेन्यू इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, तो ये डबल एंट्री सिस्टम हो गई। डेबिट की अमाउंट लाजमन क्रेडिट के अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। तो 36 के बाद अब आ गए हम 37, सोल्ड स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट। अब हम कंप्यूटर्स देखें, अगर सिंपली कंप्यूटर्स का वर्ड आता तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो आपने कंप्यूटर को क्रेडिट करना था, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बेच रहे हैं, कंप्यूटर घट रहा है तो कंप्यूटर क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के साथ लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ऑफ कंप्यूटर। तो जब भी स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स का वर्ड आ जाए, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सेलिंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ स्टॉक। दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो जब भी स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स आ जाए तो इसका मतलब है हमारे बिज़नेस की नेचर ही यही है कि कंप्यूटर ख़रीद कर हम बेचते हैं। तो ये बाइंग ऑफ गुड्स यानी गुड्स हमने कंप्यूटर का ख़रीदना बाइंग ऑफ गुड्स के बराबर हो गया, और स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स का बेचना सेलिंग ऑफ गुड्स के बराबर हो गया। तो स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है सेलिंग ऑफ गुड्स। तो किसको बेच रहे हैं? नईम भाई को बेच रहे हैं, तो नईम भाई से पैसे लेने हैं, तो अकाउंट रिसीवर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेम ऑफ कस्टमर इज़ मेंशन, नईम डेबिट। कितना? $2000। अब कंप्यूटर ने स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स बेच रहे हैं, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सेलिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स घट रहा है, तो गुड्स जब घटता है तो कौन सा अकाउंट यूज़ होता है? देखें, सेल्स अकाउंट यूज़ हो रहा है। गुड्स घट रहा, कौन सा अकाउंट यूज़ होगा? सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट, नॉट कंप्यूटर्स क्रेडिट। अगर सिर्फ कंप्यूटर बेचते तो कंप्यूटर क्रेडिट करते, इधर स्टॉक ऑफ कंप्यूटर्स। 38। अब नईम कितना वो कर रहा था? $2000, यानी नईम ने हमें $2000 देने थे। नईम एक कस्टमर क्लियरली मेंशन है, पेड अस $2000। नईम ने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी $2000। क्यों पेमेंट की? फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम। देखिए, हमने यहाँ पर इसको बेच रहे हैं तो हमें पेमेंट कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है, तो कैश डेबिट, नईम क्रेडिट। रिसीवेबल्स हमारे घट गए, और रिसीवेबल्स घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अकाउंट रिसीवेबल का लिखना, अकाउंट्स पेबल का लिखना इज़ नॉट नेसेसरी व्हेन द नेम ऑफ कस्टमर और नेम ऑफ सप्लायर इज़ मेंशन। रूल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लॉजिक्स को क्लियर करें, जितना लॉजिक्स क्लियर होगा आप अकाउंट से खेलेंगे। आप 39, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग $2000 फॉर $2500 ऑन क्रेडिट टू काशिफ। अब एक रूल जहन में रख लें। अब रूल ये है, गुड्स की कॉस्ट थी $2000, जबकि बेच रहे हैं $2500, और किसको बेच रहे हैं? काशिफ भाई को। तो
काशिफ से हमने पैसे $2000 भी लेने हैं और 2500 माइनस 2500 का प्रॉफिट भी हो रहा है, वो भी लेने। तो काशिफ हमारा बन गया अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल कब बढ़ता है? जब हम क्रेडिट पर बेचते हैं। तो हेयर वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो टोटल जो हमने काशिफ से पैसे रिसीव करने हैं, रिसीवेबल बढ़ गया। रिसीवेबल बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड $2500। अब देखिए हमें $500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी गुड्स बेचेंगे, अब रूल ज़हन में रख लें, जब भी गुड्स बेचेंगे तो आपने उसमें जो प्रॉफिट मेंशन हो रहा है जैसा कि $500, तो जब भी गुड्स बेचेंगे और हमें नज़र आ रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, नज़र भी आ रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो वी विल नेवर मेंशन द प्रॉफिट फिगर सेपरेटली। प्रॉफिट को कभी भी सेपरेटली शो नहीं करेंगे जब भी गुड्स बेचेंगे। हमेशा जब भी गुड्स बेचेंगे हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। तो सेल्स क्रेडिट, तो देखिए हम यहाँ पर प्रॉफिट को शो नहीं कर रहे। लेकिन जब भी फिक्स एसेट्स बेचेंगे, अगर यहाँ गुड्स की जगह कंप्यूटर होता, गुड्स की जगह क्या होता? कंप्यूटर, तो 2000 कॉस्ट थी कंप्यूटर की और $2500 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट अलग से शो करते। क्या एंट्री बनाते? काशिफ डेबिट $2500, कंप्यूटर क्रेडिट $2500 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर क्रेडिट बाय $500। तो ये रूल ध्यान में रख लें, जब भी गुड्स बेचेंगे तो गुड्स का बेचना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के इक्विवेलेंट है और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कभी भी प्रॉफिट अलग से शो नहीं करते। प्रॉफिट शो करने के लिए हमने आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट सीखना है। लेकिन नॉन करंट एसेट बेचेंगे, नॉन करंट एसेट्स का बेचना ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसके प्रॉफिट को अलग से शो करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब देखें, रिसीव्ड अ चेक 40, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम काशिफ। काशिफ कितना ओ कर रहा था हमें? $2500। चेक आया $2450। कितना आया चेक काशिफ से? $2450 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और हमने डिस्काउंट कितना दिया? $50 का। तो अब आप देखें चेक आ रहा है, चेक का जो डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है बैंक से, तो बैंक डेबिट। अब बैंक में जो कैश आ रहा है बिज़नेस के बैंक अकाउंट में 2450 का आ रहा है। कितना कैश कम आ रहा है? लेना चाहिए था $2500 वाइल वी आर रिसीविंग ओनली $2450, 2450। कितना हम नहीं ले रहे हैं? $50। तो हमने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का देना दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। उस एक्सपेंस का नाम क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। तो देखें एक्सपेंस बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब काशिफ से हमें टोटल कैश रिसीवेबल्स हमारे घट गए क्योंकि कलेक्शंस हो गई है, रिसीवेबल्स घट रहे हैं। रिसीवेबल्स घटने से कलेक्शंस करने से रिसीवेबल्स घट जाते हैं। डिक्रीज इन रिसीवेबल्स मीन डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट डिक्रीजेज, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड $2500। चलें 41 के लिए हम इस एंट्रीज़ को हम रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है। इन्हीं जगहों पे हमें एडजस्ट करना है जनरल एंट्रीज़ को। ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड में आ गई हैं, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो एंट्री नंबर आ गई आपकी 41। अब देखिए, कस्टमर रिटर्न गुड्स, सेलिंग प्राइस $745, कॉस्ट प्राइस $600। देखें गुड्स जब जैसे इस केस में गुड्स को आप बेच रहे थे, कॉस्ट थी $2000, बेच रहे थे $2500। जब भी गुड्स को बेचेंगे हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी, प्रॉफिट अलग से कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बिकॉज गुड्स का बेचना, बिकॉज ऑफ गुड्स का बेचना दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह यहाँ पर बेची हुई चीज़ गुड्स देखें रिटर्न हो रहा है,
जिसकी सेलिंग प्राइस थी 745 और $600 कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है 145 से। तो यहाँ पर प्रॉफिट का घटना भी शो नहीं करेंगे, हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। गुड्स जब बेचेंगे, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। बेची हुई चीज़ अगर वापस हो जाए उसको भी लाजमन आपने सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो देखें एंट्री क्या होगी, गुड्स आ रहा है तो गुड्स बढ़ रहा है, तो हमने गुड्स का वर्ड यूज़ नहीं करते। गुड्स के बढ़ने का या तो परचेज से बढ़ रहा होगा या सेल रिटर्न से बढ़ रहा होगा। तो यहाँ गुड्स बढ़ रहा है सेल रिटर्न की वजह से, तो सेल रिटर्न डेबिट। गुड्स जब बढ़ेगा तो हमने गुड्स के बढ़ने के रीज़न बताना है। और कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं, ये 2 अकाउंट ओपन होते हैं, या तो परचेज़ का अकाउंट ओपन होगा या सेल रिटर्न। तो यहाँ बेची हुई चीज़ वापस हो रही है तो सेल रिटर्न डेबिट। सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा 745। अब कौन वापस कर रहा है, कस्टमर वापस कर रहा है, कस्टमर का नाम मेंशन नहीं है। तो देखें उधार पर बेचने से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है, उधार पर बेची हुई चीज़ वापस होने से अकाउंट रिसीवेबल घट जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्शंस करने से भी अकाउंट रिसीवेबल्स घट जाता है। तो यहाँ पर बेची हुई चीज़ वापस हो रही है 41 में, तो अकाउंट कस्टमर का नाम मेंशन नहीं है, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना है, और वो भी हमेशा सेलिंग प्राइस से। ये रूल ध्यान में रख लें। 42 असलम विच ओड बिजनेस $5,500। असलम कितना वो कर रहे थे, असलम बिजनेस को कितना वो कर रहा है, $5,500। वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अब वो हो गए बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब है अ पर्सन इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इवन अ सिंगल डॉलर, यानी कोई भी शख्स जो $1 भी पेमेंट करने की पोजीशन में ना रहे, उसे हम कहते हैं बैंकरप्ट हो गया, यानी उसको उर्दू में हम कहते हैं दिवालिया निकल गया। अच्छा, अब बैंकरप्ट हो गया, लेकिन अब इसने किसी तरीके से अरेंज करके $4,500 लिए, लोन लिया होगा किसी फ्रेंड से, यानी उसके बिज़नेस की ऐसी पोजीशन हो गई कि प्रॉफिट कमाने, यानी बिज़नेस ख़त्म हो गया उसका। बैंकरप्ट का मतलब है बिज़नेस ख़त्म हो गया। $5,500 ओ कर रहा था, उसने किसी तरीके से अरेंज करके $4,500 की पेमेंट वॉज रिसीव्ड। द बैलेंस ऑफ डेट वॉज इर्रिकवरेबल। कितना बैलेंस वो देने की पोजीशन में नहीं रहा, 5,500 माइनस 4,500 दैट इज़ $1,000। $1,000 पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहा। अब देखें एंट्री इसकी होगी क्या। अब एंट्री ये होगी, हमारे पास कैश कितना आ रहा है, चेक आ रहा है 4,500। चेक कितने का आ रहा है, चेक हमारे पास आ रहा है $4,500 का, तो बैंक डेबिट। अच्छा, कितना चेक नहीं आ पा रहा है, $1,000। क्यों नहीं आ पा रहा, ये पैसे डूब गए, बिकॉज ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे, तो बैंकरप्ट हो गया। बाकी 4,500 किसी फ्रेंड से लिया लोन, किसी भी तरीके से इसने $4,500 दे दिए, जबकि ये ओ कर रहा था $5,500। तो $1,000 ये कह रहा है कि जितना बैलेंस रह गया, द बैलेंस ऑफ द डेट वाज इर्रिकवरेबल। बाकी जो बैलेंस रह गया $1,000 वो इर्रिकवरेबल है। इर्रिकवरेबल का मतलब है वो कलेक्शन हम करने की पोजीशन में नहीं है। तो जो भी पैसे, यानी ये पैसे, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ये पैसे डूब गए, और जब पैसे डूब जाते हैं उसे अकाउंटिंग में कहते हैं बैड डेट्स, यानी बुरे कर्ज, दैट इज़ एक्सपेंस। एक्सपेंस वन एवर इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो बैड DEBTS डेट्स। तो बैंक में आया 4,500, बाकी इर्रिकवरेबल अमाउंट है। इर्रिकवरेबल को अकाउंटिंग में कहते हैं बैड डेट्स। इसका टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उस वक्त हम डिटेल में देखेंगे बैड डेट्स क्या चीज़ है। जैसे किराया देते हैं तो रेंट एक्सपेंस कहते हैं, सैलरीज देते हैं तो सैलरीज एक्सपेंस कहते हैं या सैलरीज कहते हैं। इसी तरह पैसे अगर इर्रिकवरेबल हो जाएं या पैसे डूब जाएं तो उसे बैड डेट्स कहते हैं, और बैड डेट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। अब ये कौन
ओ कर रहा था बिज़नेस को असलम, तो रिसीवेबल्स हमारे घट गए तो असलम क्रेडिट, और रिसीवेबल्स के घटने का मतलब है एसेट का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड तो $5,500। अब स्टूडेंट्स 43 को हम देखते हैं। 43 में a check for $4,500 was received from Salim in full settlement of a debt of $5,000। सलीम भाई हमें टोटल कितना वो कर रहे थे हमारे बिज़नेस को, $5,000, वाइल ही इज़ पेइंग टू अस $4,500। चेक आ रहा है 43, आप देख लें, बैंक डेबिट, कितने की पेमेंट नहीं आ पा रही है, $500 की। तो इसका मतलब है देखिए हम 4,500 ले रहे हैं, हमने एक सलीम से लेना था $5,000। हमने कहा यार आप ऐसा करें सलीम 4,500 हमें पेमेंट कर दें, और आप समझें कि आपने पूरी पेमेंट कर दी $5,000। तो ये सेटलमेंट कहलाती है कि $4,500 पेमेंट करके आप ये समझें कि आपने पूरी सेटलमेंट कर दी। तो हमने $500 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देना दैट इज़ एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। सलीम हमारा रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल बढ़ते कब हैं, जब क्रेडिट पर बेचते हैं, जब कलेक्शंस हो जाती है तो रिसीवेबल्स घट जाते हैं। डिक्रीज इन रिसीवेबल्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, सलीम क्रेडिट $5,000। 44 received a telephone bill from अल्फ़ा टेलीकॉम कंपनी, अल्फ़ा टेलीकॉम कंपनी या अल्फ़ा टेलीकॉम ये कंपनी है। टेलीफोन बिल मिला हमें अल्फ़ा टेलीकॉम से, कंपनी से $500 का। यकीनन हमने टेलीफोन यूज़ किया होगा। जब टेलीफोन यूज़ करेंगे, टेलीफोन की सर्विसेज को अवेल करेंगे तो हमारे पास फूल नहीं आएगा, हमारे पास बिल आएगा, और बिल के आते ही आपका मीटर आउट हो जाता है। आप कहते हैं यार एक्सपेंस बढ़ गया, ये सर बोझ बढ़ गया हमारा, और बोझ बढ़ते ही माइंड में आते आप कहते हो सर आज बात ना करें, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, हमने एक्सपेंस का नाम लिखना है, टेलीफोन एक्सपेंस या टेलीफोन एक्सपेंस भी लिख दें। टेलीफोन एक्सपेंस कितना हो गया, $500। एक्सपेंस बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंस बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, अब ये अभी बिल आया है हमारे पास अल्फ़ा टेलीकॉम से, तो इसका मतलब है हमने अल्फ़ा टेलीकॉम को पेमेंट करनी है। अभी बिल आया, अभी पेमेंट नहीं की। अगर पेमेंट कर देते तो कैश या बैंक क्रेडिट होता। अभी हमने पेमेंट नहीं की, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड अल्फ़ा टेलीकॉम। ओनर ब्रॉट फर्नीचर $500 फॉर हिज बिजनेस। ओनर बिजनेस में फर्नीचर लेकर आ रहा है, ओनर अपने बिजनेस में फर्नीचर लेकर आ रहा है। तो ये सेंटेंस अगर लिखा हुआ हो, इस तरह की वर्डिंग्स लिखा हो, तो इसका मतलब है ओनर इन्वेस्टेड फर्नीचर इन हिज बिजनेस, तो इसका ये मीनिंग निकलता है। तो ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की सूरत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ओनर कहीं से अपने घर से ही समझे फर्नीचर अपने बिजनेस में लेकर आ रहा है। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस फर्नीचर from furniture shop, he is bringing these furnitures from his own home, ये मीनिंग निकल सकते हैं। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है बिजनेस, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्नीचर डेबिट। $500, यस। अब कैपिटल बढ़ रहा ओनर का, कैपिटल बढ़ जाए, जाहिर बात इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ जाए, कैपिटल बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ओनर विड्यू फर्नीचर $100। ओनर ने फर्नीचर निकाला फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग डेबिट कितने का, $100।
अब देखें इधर कैश निकालते तो कैश क्रेडिट, फर्नीचर निकाल लें तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। और इससे पहले एंट्री में हमने देखा था अगर गुड्स निकालेंगे तो गुड्स क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेजेस क्रेडिट करेंगे। ये आगे आपको हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम पास पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे। तो फर्नीचर क्रेडिट बाय $100। अभी आपने ये समझे गुड्स निकालेंगे परचेज क्रेडिट, कैश निकालेंगे कैश क्रेडिट, फर्नीचर निकालेंगे फर्नीचर क्रेडिट, मशीनरी निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए तो मशीनरी क्रेडिट। 47। चलिए भाई 47 को अब हम देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मुन्ना। मुन्ना से आप कैश रिसीव कर रहे हैं। हु सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 1500। मुन्ना भाई कितना सेटलमेंट कर रहे हैं? $1500 की इन फुल, पूरी की पूरी सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन लेस 3% कैश डिस्काउंट। तो मुन्ना हमारा कस्टमर था, सप्लायर नहीं था, तो हम कैश ले रहे हैं मुन्ना से। तो कैश तो हमारे बिज़नेस में बढ़ रहा है 47, तो कैश तो होना चाहिए डेबिट। अच्छा अब देखें हमारे 1500 की सेटलमेंट हो रही है, तो $1500 की पूरी सेटलमेंट हो रही है, लेकिन 3% कैश लेस करने के बाद, 3% कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद, इसका मतलब है कैश हमारे पास 97% आ रहा है और 3% कैश नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वी हैव अलाउड द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और वो कितने परसेंट है? 3%। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3% से समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। तो 1500 का 3% निकालेंगे 45, 1500 माइनस 45, 1455, ठीक है 1455। और मुन्ना हमारा रिसीवेबल्स है, कलेक्शंस होने से रिसीवेबल्स घट जाते हैं। रिसीवेबल्स का घटना एसेट्स के घटने के बराबर है। एसेट्स वन एवर डिक्रीजेस रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, मुन्ना क्रेडिट बाय 1500। देखिए पूरी सेटलमेंट हो रही $1500 की। सेटलमेंट कितने की हो रही? $1500 की, जबकि वाइल वी आर रिसीविंग 1455, हाउ मच वी आर नॉट रिसीविंग 45 बिकॉज वी आर अलाउइंग डिस्काउंट टू मुन्ना 48। इंटरेस्ट चार्ज अपॉन कस्टमर $50 फॉर डिलेइंग इन पेमेंट। अगर कस्टमर डिले कर रहा हो पेमेंट में तो आप उसको फूल नहीं भेजेंगे, उसको मिठाई नहीं भेजेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट हमें देना है या लेना है? तो अगर आप क्लोजली इसको स्टडी करते हैं तो इंटरेस्ट हमें लेना है, बिकॉज वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट अपॉन कस्टमर्स। वाई? क्योंकि बिकॉज दैट कस्टमर इज़ डिलेइंग इन पेमेंट। तो इंटरेस्ट, अब देखिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट के पैसे लेने, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट $50। अब ये क्यों लेने? बिकॉज दैट इज़ इनकम। ये आपके लिए इनकम बन गई आपके लिए कि $50 एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक तो ओरिजिनल अमाउंट तो मिलेगी, $50 हमने पेनल्टी भी लगा दी कस्टमर पर। तो इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट या इंटरेस्ट इनकम भी कह सकते हैं। और जब भी इनकम के लिए रिसीव का वर्ड हम यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी लिख दें। इन चक्रों में ना पड़ें कि रिसीव्ड इनकम कुछ भी लिख दें, लॉजिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये मामूली चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। सर 2 कॉलम बनाएं, 3, आप लॉजिक्स क्लियर कर रहे हैं, आप ईज़िली अच्छा ग्रेड बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव की जगह अगर बाय मिस्टेक आपने इंटरेस्ट इनकम भी लिख दिया, कोई लॉजिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये पैसे हमारे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं। हमारे रिसीवेबल बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और ये इनकम है हमारी, इनकम बढ़ जाए तो देखें रेवेन्यू बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। 49 पेड अमाउंट ओइंग टू साजन। आप पेमेंट कर रहे हैं, किसको आप पेमेंट कर रहे हैं? साजन को, क्योंकि आप ओ कर रहे थे, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं $2000, लेकिन एग्जैक्ट $2000 नहीं पेमेंट कर रहे हैं। इसमें से लेस 5% कैश डिस्काउंट, 5% माइनस करने के बाद पेमेंट कर रहे हैं।
तो आप टोटल कितना ओ कर रहे थे साजन को $2000, लेकिन एग्जैक्ट $2000 पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप 5% कम पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है यू आर पेइंग ओनली 95%। तो हमारी लाइबिलिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, टोटल लाइबिलिटी जो डिक्रीज़ हो रही है, नेम ऑफ सप्लायर इज़ मेंशन साजन डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। लाइबिलिटी टोटल डिक्रीज़ हो रही है, द बर्डन ऑन शोल्डर इज़ डिक्रीजिंग विथ अस बाय $2000 इन टोटल। वाइल यू आर पेइंग थ्रू चेक, बैंक का अकाउंट सर घट रहा है, अल्लाह भला करे, बैंक का अकाउंट घट रहा है 95% से। और कितने परसेंट पेमेंट नहीं की आपने? 5%, तो दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव 5%। आपने ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आसानी के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो 5% ऑफ 2000 ये आ जाएगा 100, तो 2000 माइनस 100 1900। तो आप डायरेक्ट 95% भी 2000 का निकालेंगे तो 1900 आएगा। तो मैं आसान कैलकुलेट 5% ऑफ 2000 100, तो अल्टीमेटली रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1900। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट, you can write on a comment box. And students, don't forget to subscribe my channel. Students, ये हमारे रिवीजन सीरीज़ का आखिरी लेक्चर था। हम अकाउंटिंग साइकिल का पहला फेज़ जर्नल मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा फेज़ यानी दैट इज़ कॉल्ड लेजर पोस्टिंग्स, और तीसरा फेज़ ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।